वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि हमने हिस्ट्री की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो आज हम उसका एपिसोड 2 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वीडियो आने में काफ़ी देरी हुई, उसके लिए फ्रेंड्स सॉरी, कुछ इश्यूज़ थे, उसकी वजह से वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट स्टोरी में डिस्कस किया था कि किस तरह से पोर्टुगीज़ जो हैं, या जिन्हें हम हिंदी में पुर्तगाली कहते हैं, वो भारत तक पहुँचते हैं, भारत तक आने का रास्ता खोजते हैं, और किस प्रकार से वास्को डी गामा जो है वो 1498 में एक गुजराती व्यापारी जो थे अब्दुल माजिद, उनकी सहायता से हमारे भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं। अब दोस्तों, हम इसके आगे बात करते हैं कि फिर क्या होता है आगे। पुर्तगालियों ने भारत पर किस तरह से संबंध उन्होंने भारत के साथ स्थापित किए, भारत में उनका कितना लंबा व्यापार चलता है, उनके व्यापारिक रिश्ते कैसे रहते हैं भारत के साथ। फिर क्यों पुर्तगाली सबसे पहले आने के बावजूद भी भारत पर शासन नहीं कर पाते हैं और अंग्रेज आकर उनको टॉपल कर देते हैं, उनको हटाकर सत्ता पर अपना शासन स्थापित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ को, हमारी कहानी को। हमने अपनी कहानी को छोड़ा था कि जो वास्को डी गामा थे वो केरल में पहुंच चुके थे। केरल में एक कालीकट नाम का बंदरगाह हुआ करता था, और वो जिसके शासन में था उस स्थान के शासक का नाम था जमोरिन। और जमोरिन, क्योंकि उनका जो राज्य था ये तटीय क्षेत्र में पड़ता था, तो उनके राज्य की जो संपन्नता थी वो इसी बात पर निर्भर करती थी कि उनके यहाँ से कितना ज़्यादा ट्रेड होता है। जितना अधिक व्यापार होगा उतना ही अधिक उन्हें फ़ायदा होगा, उनका राज्य अधिक संपन्न होता जाएगा। इसीलिए उन्होंने वास्को डी गामा का काफ़ी अच्छे से स्वागत किया, उसको काफ़ी बढ़िया से वेलकम किया, और उनको ट्रेड की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, सारे आइटम्स प्रोवाइड किए। वास्को डी गामा भारत में लगभग 3-4 महीने रहते हैं, और फिर 3 शिप लेके आए थे ये। तो तीनों शिप पे बहुत सारा सामान भारत से, जिनकी यूरोपियन बाज़ारों में डिमांड थी, जैसे कि इंडिगो हो गया, काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई, जैसे कार्डमम क्लोव्स हो गई, इनको बोलते हैं हम, और दालचीनी हो गई। इन मसालों की ज़्यादा अधिक डिमांड थी, तो ये मसाले हो गए और भी जो भी चीज़ें थी, क्योंकि भारत का जो कॉटन है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। भारत का कॉटन, इतना फाइन क्वालिटी का कॉटन वीविंग इंडिया में थी उतनी कहीं नहीं थी। तो भारत एक तरह से हम कह सकते हैं क्लॉथिंग का एक हब था, एक सेंटर था, जहाँ से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंडियन कॉटन की। और फिर ये जो हमारे वास्को डी गामा जी हैं, ये काफ़ी सारा सामान लेके यूरोप वापस जाते हैं, और काफ़ी उनका ऊंचे प्राइस पे वहाँ पे बेचते हैं। बट फिर भी यूरोपियन जो लोग थे उनको अरब लोगों के द्वारा सामान प्राप्त होता था वो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता था। जबकि वास्को डी गामा ने जो बेचा था वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग काफ़ी हाई प्राइस पे ही बेचा था, क्योंकि मान लो उन्होंने अगर यहाँ पे भारत में 10 रुपये दे के कुछ सामान खरीदा था, तो उन्होंने अपने यूरोप में जाके उसको 30-40 रुपये में बेचा, तो उनके अकॉर्डिंग तो उन्होंने काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट अर्न किया। लेकिन फिर भी वो प्राइस जो नॉर्मली उनको अरब से मिलता था यही सामान, तो यही सामान उन्हें अरब के लोगों से 100 रुपये में ख़रीदना पड़ता था। तो समझ रहे हैं आप कि कितना ज़्यादा इनके लिए एक वैल्यूएबल हो जाता है भारत के लिए रास्ता खोजना। अब दोस्तों, हम पुर्तगालियों की पहले बात करते हैं कि पुर्तगाली भारत में आने के बाद अपना किस प्रकार से व्यवस्था पूरी लगाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि फिर जो बाकी की यूरोपीय देश हैं वो किस तरह से भारत में पहुंचते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुर्तगालियों में जो वास्को डी गामा थे ये वापस चले जाते हैं। फिर ये 1501 या 1502 के आसपास एक बार फिर से भारत में आते हैं। फिर एक इशू होता है, इशू ये होता है, ये घटना होती है कि जो जमोरिन थे, वास्को डी गामा जी उनके पास जाते हैं और उनको ये बोलते हैं कि बिकॉज़ हम जानते हैं पुर्तगाली जो लोग थे, इन लोगों का अरबी लोगों से थोड़ा एक टसल था। क्यों? ये एक दूसरे से आपस में थोड़ा चिढ़ते थे। वो इसलिए चिढ़ते थे क्योंकि ये दोनों लोगों में, क्योंकि अरबी जो लोग थे उनका एम था इस्लाम को एक्सपेंड करना ऑल ओवर वर्ल्ड, और जो पुर्तगाली लोग थे इनका एम था क्रिश्चियनिटी को, यानी ईसाई धर्म को ऑल ओवर वर्ल्ड हमें एक्सपेंड करना है। तो इन दोनों लोगों का ये टसल था, इस वजह से ये दोनों ही ये चाहते थे कि दूसरे को एलिमिनेट कर दे, मतलब कि वो ट्रेड में हिस्सा ना ले पाए। तो इसीलिए वास्को डी गामा जमोरिन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि सर, इन अरब लोगों को आप अपने यहाँ से ट्रेड करने के लिए मना कर दो। जमोरिन बोलते हैं, यार तुम नए नए आए हो तो ट्रेड करो ना अपना, यहाँ पे सब ट्रेड करते आ रहे हैं, तो आप हम किसी को क्यों एलिमिनेट करें, ये तो हमारी मर्जी है ना, आप अपना ट्रेड कीजिए, वो अपना ट्रेड करेंगे।
ट्रेड से मतलब रखिए ना, आप अपनी पर्सनल जो लड़ाइयाँ हैं उनको आप हमारे दरबार में नहीं ला सकते। तो इस तरह से क्या होता है कि वास्को डी गामा ज़मोरिन से चिढ़ जाते हैं, ये वापस चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक छोटी सी लड़ाई होती है। उस लड़ाई में ये होता है कि एक जो पुर्तगाली व्यक्ति थे, इन लोगों ने क्या किया कि अरबी लोगों ने कुछ पुर्तगाली लोगों पे अटैक किया, इनके एक आध शिप वगैरह सीज़ कर लिए। तो जो पुर्तगाली उस टाइम पे लीडर थे भारत में पुर्तगालियों के, वो अरबी लोगों पे ज़मोरिन के ही राज्य में कालीगढ़ के आसपास ही अटैक कर देते हैं। उनके शिप्स का सारा सामान समुद्र में फेंक देते हैं, जितने भी वहाँ पे लगे थे शिप, और जितने भी लोग थे अरबी, उन सबको मार देते हैं। तो इससे जो ज़मोरिन थे ये काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, सॉरी फ्रेंड्स। और इसके बाद क्या होता है कि इनका पुर्तगालियों का भारतीयों से बैलेंस नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो ट्रेड करने का तरीका था वो बहुत ही एग्रेसिव था। मतलब ये बहुत ही एग्रेसिव तरीके से कह सकते हैं ट्रेड करने का कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इनके दिमाग में ये था, पुर्तगाली जब भारत में आए तो वो ये चाहते थे कि भारत से ये जो इतना जो समृद्ध जो प्रॉस्परस ट्रेड है ये केवल हम करेंगे। वो अपनी मोनोपोली चाहते थे, यानी कि केवल हम ट्रेड करें और किसी को ना करने दें। और जो हमारा ये इंडियन ओशियन पड़ता है, हिंद महासागर, यहाँ पे तो कई वर्षों पूर्व से हम देखें, हमारे प्राचीन भारत के इतिहास से अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो एंशियंट इंडिया से लेके मेडिवल इंडिया तक इंडियन ओशियन का जो ट्रेड है ये मल्टी सेंटर्ड रहा है। मतलब किसी एक पर्सन, एक कंट्री या एक कम्युनिटी के हाथ में कभी नहीं रहा। यहाँ पे हमेशा अलग अलग क्षेत्र के लोग ट्रेड में हमेशा रहे हैं, और ये कंपटीशन इस तरह का था कि किसी के भी हाथ में सुप्रीम पावर नहीं थी। मतलब कोई भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि पूरा ट्रेड अगर वो रोक दे तो सारा ट्रेड ही दुनिया का रुक जाए, और प्रॉफिट भी सबको हो रहा था। क्योंकि देखिए कौन कौन ट्रेड में था, अगर हम देखें तो चाइना के लोग ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। इंडिया के जो हमारे जो भी व्यापारी थे वो ट्रेड कर रहे थे, गुजरात से, साउथ इंडिया से काफ़ी ट्रेडर्स थे, जो हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं वो ट्रेड कर रही थी, ठीक है। गुजरात जो अफ्रीका के जो ईस्टर्न कोस्ट पे कंट्रीज़ पड़ती हैं, मेडागास्कर वगैरह, ये भी इंडियन ओशियन में ट्रेड में इन्वॉल्व थे। अरबी लोग थे वो भी ट्रेड में इन्वॉल्व थे। तो मतलब हम देखते हैं कि, और जो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के जो लोग थे, जावानीज़ बोलते हैं उनको उस टाइम पे, वो भी ट्रेड में थे। तो मतलब हर कंट्री का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड में है, सबको प्रॉफिट भी हो रहा है, और किसी की भी मोनोपोली नहीं है कि कोई भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो चाहे तो सबका ट्रेड रेस्ट्रिक्ट कर दे, सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। जैसे कि अभी हम देखें कि देखिए अगर पावर सेंटर्ड हो जाती है तो इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इशू कहाँ हो रहा है? ट्रेड में इशू हो रहा है। क्योंकि इससे महंगाई, जैसे हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से महंगाई बहुत बढ़ रही है हर जगह। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारी सप्लाई चेन टूट रही है, ठीक है। यूक्रेन के ज़रिए हमारा कुछ सामान आता था, हमारा क्या ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी चीज़ें हैं सप्लाई होती हैं तो रास्तों के जरिए होती हैं, जो इंटरनेशनल रूट्स हैं। ये जब कोई कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई होती है तो ये रूट्स में क्या होता है कि डिसरप्शन होता है, रास्ता नहीं मिलेगा तो सामान नहीं पहुंचेगा, लोगों को ज़रूरत है तो फिर क्या है कि चीज़ों की लिमिटेशन हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसीलिए इंडियन ओशियन का ट्रेड बहुत ही बैलेंस्ड था। अब पोर्टुगीज़ आके क्या करते हैं कि इस ट्रेड को डिस्टर्ब करते हैं। इनका ये पर्पस था, ये चाहते थे कि हम अकेले ट्रेड करेंगे और सबको ख़त्म कर देंगे, तो हमारी मोनोपोली होगी, तो हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा इनका पर्पस जो मेन था वो था कि ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। जब लोग मजबूर होते हैं तो कोई भी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इनका एक यही प्लानिंग था। इसी प्लानिंग के साथ जो पुर्तगाली सरकार है वो सबसे पहले भारत में अपना एक गवर्नर भेजती है कि पुर्तगालियों ने जो भी सेटलमेंट्स बनाए थे, सेटलमेंट मतलब इन्होंने जो भी पोर्ट एरिया है वहाँ पे आप सामान खरीदोगे, उसको भारत से बाहर अपने देश में भेजोगे, यूरोप में, तो आपको सामान तुरंत का तुरंत तो डायरेक्ट भेज नहीं लोगे। सामान आप लोगे तो उसको रखने के लिए एक प्लेस चाहिए होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ छोटे छोटे फोर्ट टाइप बनाना स्टार्ट कर दिया, गोडाउन टाइप बनाने लगे जहाँ पे ये सामान खरीद के कलेक्ट करके रखते थे, फिर एज़ पर रिक्वायरमेंट्स जितनी होती थी उसको यूरोप में भेजा जाता था। फ्रेंड्स एक बात और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि जो पोर्टुगीज़ भारत में आए थे ये कोई कंपनी बना के नहीं आए थे, ये डायरेक्टली किंग के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पहुंचते हैं, जबकि जो अब बाकी के यूरोपियंस आएंगे वो कंपनी बना के आएंगे। तो इसीलिए हम जब भी कोई क्वेश्चन देखें कि हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब कि पहले कौन आया, तो कंपनी के फॉर्म में पोर्टुगीज़ नहीं आए हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की बनेगी जिसने इतने साल रूल किया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की बनेगी जिनको हम डच बोलते हैं। ऐसे ही डैनिश कंपनी बनेगी, फ्रेंच की बनेगी। तो ये सब कंपनीज़ बना के फॉर्म करके लोगों को भेजा गया था ट्रेड करने के लिए। लेकिन पोर्टुगीज़ ने कोई कंपनी नहीं बनाई थी, डायरेक्टली रास्ता ढूंढा और डायरेक्ट ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया।
चलिए, तो अब जब पोर्टुगीज़ ने यहाँ पर कई सारे तटीय क्षेत्रों में इतने सारे जो अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ फॉर्म में बना ली थी, तो उनका प्रोटेक्शन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज कहीं चोर अटैक कर दे, डाकू अटैक कर दे, या फिर इनकी आपस में ही इतनी राइवलरी थी, अरब्स के साथ इन्होंने पंगा लेके रखा था, तो अरब्स अटैक कर सकते थे, प्रोबेबिलिटी थी। और लोकल रूलर्स से भी इनकी इतनी बनती नहीं थी, तो इनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना थोड़ा इनके लिए बहुत ही वल्नरेबल थे, इनके जो भी सेटलमेंट्स थे। इस वजह से पोर्टुगीज़ सरकार जो है एक गवर्नर को भेजती है। सबसे पहले 1505 में एक व्यक्ति को भेजा जाता है एज अ गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज़, उसका नाम था अल्मीड़ा। ठीक है, ये नेम हम याद रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से जो लोग ये सीरीज़ देख रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जो जनरली एक नॉलेज के लिए देख रहे हैं उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप याद रखना चाहें तो रखिए, नहीं रखना चाहें तो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अल्मीड़ा नाम के व्यक्ति को 1505 में सबसे पहले पुर्तगाली सरकार अपना गवर्नर बना के भारत में भेजती है, और उसको ये बोला जाता है कि आपका काम ये है कि भारत में जो भी हमारे पुर्तगाली सेटलमेंट्स हैं, जो भी हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, उनका प्रोटेक्शन करना है आपको, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आपका काम है। और इस एम के साथ अल्मीड़ा को भेजा जाता है भारत में। अल्मीड़ा की हम बात करें तो बहुत ही एम्बिशियस पर्सन था अल्मीड़ा। उसका बहुत ही एक इंटेलिजेंट व्यक्ति भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो पहले जब आता है तो इतना बिखरा हुआ सब सिस्टम था इंडिया में पुर्तगालियों का, ये इसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है। जो अल्मीड़ा है, इसकी एक बहुत ही फेमस पॉलिसी थी, उसको हम बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, इस पॉलिसी का मतलब क्या था? इस पॉलिसी का मतलब ये था कि अल्मीड़ा ने खुद एक बार ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप भारत में शासन करना चाहते हो, उस टाइम पे 1500 ईस्वी के आसपास जब वो भारत में आया था, कि अगर आप भारत पे शासन करना चाहते हो तो आप केवल किले, जो पोर्ट एरिया में, मतलब कि तटीय क्षेत्र में केवल किले बना के आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। भारत पे अगर आपको अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना है, और इनका कंट्रोल इस्टेब्लिश करने का मतलब क्या था? मतलब ट्रेड में अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश करनी है, इनके कंट्रोल का यही मतलब था। तो इनका कहना था कि अगर भारत के ट्रेड पे अपना पूरी मोनोपोली आपको लानी है, पूरा एकमत अधिकार लाना है, उसके लिए आपको भारत, जो ये हिंद महासागर है, इस पे अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप हिंद महासागर पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लोगे तो आप भारत के जो पूरा ट्रेड है उसको अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो, एज़ पर अपनी मर्जी से। तो इसीलिए इसकी ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी। और ब्लू वाटर पॉलिसी में ये करते क्या है अल्मीड़ा की, शिप जो थी, शिप के ऊपर कैनन्स, छोटी छोटी कैनन्स, यानी कि तोप फॉर्म में हम कह सकते हैं, छोटे साइज़ की तोप एक तौर पे कहें तो, उसको अपनी शिप पे रख के वो चलते थे। मतलब कि अगर इनका मन है, कोई जिसको इन्होंने अलाउड नहीं किया है कि जिसको ये नहीं चाहते कि ये ट्रेड करे, भारत हिंद महासागर में भारत तक पहुँचे, भारत से सामान खरीद के अपने देश में ले जाए, तो ये क्या करते थे, अपनी शिप के ऊपर अपनी जो भी नाव वगैरह जिनसे ये लोग चलते थे, काफ़ी बड़ी बड़ी नाव होती थी, उसमें अपनी ये तोप रखते थे, और जिस भी शिप से इनको मतलब रोकना होता था उस पर अटैक करके शिप को ख़त्म कर देते थे, डुबा देते थे। और इस तरह से ये जो इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। अब इशू क्या क्रिएट होता है, हम देखते हैं कि जो गुजरात का जो राजा था, बहादुर शाह करके शायद नाम था, आई एम नॉट श्योर, वो बहुत चिढ़ जाते हैं पुर्तगालियों से। क्यों? क्योंकि उनका ट्रेड डिस्टर्ब हो रहा था। क्योंकि गुजरात का जो मेन ट्रेड है ना, वो अरब से ही ज़्यादा हो रहा था। क्योंकि गुजरात की जो गुल्फ ऑफ कैम्बे है हम देखते हैं, या फिर गुल्फ ऑफ कच्छ है, यहाँ से जितना भी ट्रेड था, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड वो था अरब कंट्रीज से ही होता था। तो इनकी अरब लोगों से काफ़ी ज़्यादा दोस्ती थी, और जो पुर्तगाली थे ये इनका पूरा ट्रेड बर्बाद कर रहे थे। तो गुजरात के राजा इनसे चिढ़ते थे। दूसरा क्या था कि इजिप्ट के जो रूलर थे, वो हमने बताया था कि इन लोगों की राइवलरी थी पहले से ही, और इन्होंने अपना अलग रास्ता बना लिया था। तो ये चाहते थे इजिप्ट वाले की, जो किंग थे इजिप्ट के, कि पुर्तगाली भारत से ट्रेड ना कर पाएँ, और पुर्तगाली चाहते थे कि इजिप्ट वाले ये जो अरबी लोग हैं, ये लोग भारत से ट्रेड ना कर पाएँ। तो देख सकते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि एक दूसरे के जो इंटरेस्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, क्योंकि दोनों को ही ट्रेड करना है, और दोनों ही सामंजस्य के साथ ट्रेड करना नहीं चाहते, एक दूसरे को एलिमिनेट करके ही करना चाहते हैं। तो इन सारे इशूज़ के मिलने से होती है एक लड़ाई। 1507 में एक बैटल होता है, जिसमें क्या होता है, पुर्तगाली एक तरफ होते हैं, और दूसरी तरफ इजिप्ट के जो शासक थे वो, और गुजरात के जो रूलर थे, ये मिलके पुर्तगालियों पे अटैक करते हैं। और इस अटैक में क्या होता है, आई थिंक ये गुजरात के आसपास, गुल्फ ऑफ कैम्बे के आसपास ये फाइट होती है।
इस फाइट में अल्मीड़ा का जो सन था उसके लड़के की डेथ हो जाती है। इस बात से अल्मीड़ा को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। फिर वो पूरे 1 साल तक अपनी आर्मी को कम्प्लीटली फुल्ली प्रिपेयर्ड करता है सारी चीज़ों को, और 1508 में फिर से अटैक करता है इजिप्ट और गुजरात की कंबाइंड फोर्स पे और उनको बुरी तरह से डिफीट करता है। तो ये अल्मीड़ा के टाइम की 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं कि पहला तो इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी कि समुद्र पे डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर लो, ट्रेड अपने आप पुर्तगालियों के कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा ये जो 1508 का बैटल था जिसमें इसके लड़के की 1507 में इसके लड़के की मृत्यु हो जाती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा हर्टेड होता है पर्सन। फिर बहुत ही कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड करके एक बदला लेने के तरह से हम कह सकते हैं रिवेंज के फॉर्म में 1508 में ये फाइट करता है और दोनों लोगों को डिफीट कर देते हैं अल्मीड़ा। अब आते हैं कि फिर काफ़ी इनका कंसोलिडेटेड हो गया था एम्पायर। उसके बाद अल्मीड़ा के बाद दूसरे गवर्नर के तौर पे भेजा जाता है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। अब अल्बुकर्क ने क्या किया कि हमने देखा कि अल्मीड़ा के लिए काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अल्मीड़ा पहला व्यक्ति था। जो भी पहला व्यक्ति किसी भी लाइन में जब कोई काम स्टार्ट करता है ना, तो उसको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए सारी चीज़ें एकदम बिखरी हुई होती हैं। उन सारी बिखरी हुई चीज़ों को कलेक्ट करके उसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करना, इट इज़ नॉट वेरी ईजी टास्क। मेहनत लगती है, समय भी लगता है। जैसे कि बच्चे कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो अगर आप पहले हो अपनी फैमिली में जो किसी बड़े एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, तो ऑब्वियसली आपको मेहनत लगेगी, आपको समय लगेगा, लेकिन छोड़ना मत, क्योंकि काम मेहनत से किया जाता है। तो कंसिस्टेंटली अगर हम करेंगे तो ज़रूर होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम वापस आते हैं। तो सेकंड व्यक्ति जो थे पुर्तगालियों के जिनको एज अ गवर्नर भेजा गया, वो थे अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है, इसको रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज़ बोला जाता है। कि मतलब अल्मीड़ा ने स्टार्टिंग तो कर दी, लेकिन इतना स्टार्टिंग नहीं कर पाई, क्योंकि एक बहुत ही कम टाइम के लिए रहे ना, केवल 4 से 5 साल में कोई कितना ही कर लेगा, तो इतना ही कर पाई। फिर अल्बुकर्क आते हैं। इन्होंने जो कार्य किए हैं, इन कामों की वजह से पुर्तगालियों का जो कंट्रोल था भारत के ट्रेड पर, व्यापार पर, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है कि इनको रियल फाउंडर यानी कि पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहा जाता है। अब इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो इनको भाई रियल फाउंडर बोला जा रहा है? तो इन्होंने जो काम किए हैं उनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहला काम तो ये किया कि इंडियन ओशियन में, फ्रेंड्स अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे, अगर आपके पास हो तो देखिए, लेकर के बैठिएगा कभी। इसमें क्या है कि भारतीय जो इंडियन ओशियन है, इसमें एंटर करने के कुछ पॉइंट्स आपको दिखेंगे। जैसे कि इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में एक छोटी सी एक चैनल पड़ती है। एक कैनल मतलब हम कह सकते हैं एक नहर जैसी कह सकते हैं, तो उसको बोलते हैं गुल्फ ऑफ मलक्का, ठीक है। वहाँ से क्या है कि आप इंडियन ओशियन में एंटर कर सकते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया से आते हैं तो। दूसरा हो जाता है कि अगर आप रेड सी के थ्रू आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है गुल्फ ऑफ एडन, इसको क्रॉस करके आना पड़ेगा। ऐसी पर्शियन गुल्फ रीजन पड़ती है, पर्शियन गुल्फ पड़ती है। तो ये कई सारी जो गुल्फ हैं, गुल्फ ऑफ मलक्का हो गई, गुल्फ ऑफ हॉर्मुज हो गई, गुल्फ ऑफ एडन हो गई, इन्हीं रास्तों से कोई भी इंडियन ओशियन में एंटर करता है और इंडियन ओशियन में एंटर करके वो भारत तक जाएगा, सामान खरीदेगा, वापस अपने देश में जाएगा और ट्रेड ये चलेगा। तो अल्बुकर्क क्या करता है कि ये जो जितने भी एंट्री पॉइंट थे ना, ये एंट्री पॉइंट्स पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेता है। अब जब आपने एंट्री पॉइंट ही बंद कर दिया, घर का मेन दरवाज़ा ही बंद कर दोगे, तो कोई अंदर कैसे आ पाएगा? कोई नहीं आ पाएगा। जिसको आप परमिट करोगे, जिसके लिए आप डोर ओपन करोगे, वही आ पाएगा। तो सेम यहाँ पे होता है कि जब इसने सारी एंट्री पॉइंट्स पे क्या किया, ब्लॉक कर दिया सारे एंट्री पॉइंट्स को। एंट्री पॉइंट्स पे अपने एक सेपॉय क्या कहे, एक सिपाहियों की एक टुकड़ी वहाँ पे रखते हैं, छोटा सा किला बना देते हैं। और हर जगह पे ये करने से क्या होता है कि अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे पुर्तगाली नहीं चाहते वो भारतीय व्यापार में इन्वॉल्व हो, उसको नहीं आने दे रहे हैं। दूसरा ये क्या करते हैं, तो इस तरह से क्या हुआ कि अब इनका पूरा एक छत्र अधिकार हम कह सकते हैं होता जा रहा है भारत के जितना भी व्यापार है उस पर। क्योंकि अब ये कॉम्पिटिटर्स को इंडियन मार्केट, इंडियन जो भी कमोडिटीज़ है, जो भी सामान है, वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं। तो आप जब पहुँचोगे ही नहीं तो क्या खरीदोगे? कुछ भी नहीं। फिर आपको वही खरीदना पड़ेगा जो पुर्तगाली बेचेंगे, और जितने महंगे प्राइस पे देंगे आपको लेना पड़ेगा अगर आपको ज़रूरत है। दूसरा काम ये क्या करते हैं कि एक पास सिस्टम लेके आते हैं। पास सिस्टम मतलब ये था कि एक तरह का पास टाइप का कुछ इशू करते थे, मतलब एक पत्र लिख के दे दो कि इनको हम अलाउड करते हैं ट्रेड करना। तो ये तरह का सिस्टम इशू करते हैं। और तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था वो ये था अल्बुकर्क का कि
इसने क्या किया कि जो बीजापुर के रूलर थे, जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं जब पुर्तगाली भारत में आते हैं 1500 के आसपास, तो साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर बहुत ही फ्लोरिशिंग कंडीशन में था उस टाइम पे। विजयनगर एम्पायर हमने सुना होगा, विजयनगर साम्राज्य जिसमें बहुत ही फेमस व्यक्ति, बहुत ही फेमस जो राजा थे कृष्णदेव राय और उनके दरबार के वो महान व्यक्ति पंडित तेनालीरामा, इनकी कहानी आपने सुनी होगी। तो उस टाइम पे ये बहुत ही फ्लोरिशिंग कंडीशन में था विजयनगर एम्पायर। और इसके विजयनगर एम्पायर के जस्ट ऊपर जो दक्कन में पड़ता है वो हमारा बहमनी किंगडम में ही एक छोटा सा एरिया है, क्योंकि बहमनी किंगडम जब टूटता है तो इसमें 5 एरियाज़ बनते हैं। एक तो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बीजापुर बनता है, गोलकुंडा बनता है, बिदार बनता है, बरार बनता है और एक बनता है अहमदनगर। हाँ, तो ये 5 एरियाज़ बनते। तो इसी में जो बीजापुर था ये कोस्टल एरिया पे पड़ता है, महाराष्ट्र वाले एरिया में हम कह सकते हैं। तो ये जो अलबू करके ये क्या करता है, बीजापुर के जो रूलर थे, आदिल शाही डायनेस्टी थी वहाँ पे, उनसे गोवा को छीन लेता है। मतलब उन पर अटैक करके, उनको एज अ रिटेलिएट करके, डिफीट करके, जो भी करते हैं, गोवा उनसे छीन लेता है। तो गोवा जो है ये पहली ऐसी टेरिटरी बनता है जो किसी फॉरेनर के हाथ में जाती है, किसी यूरोपियन के हाथ में जाती है। सिकंदर के अटैक के बाद पहली बार ऐसा हुआ था। मतलब जब सिकंदर ने अटैक किया था तो हम देखते हैं कि झेलम नदी के आसपास का एरिया उस टाइम पे जो भारत का हिस्सा हुआ करता था, उस पे सिकंदर ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था तक्षशिला वाले एरिया में, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे अम्बी कुमार, उन्होंने उनकी डोमिनेंस एक्सेप्ट कर ली थी। तो इस वजह से वो पहला एरिया था जो किसी यूरोपियन के हाथ में गया था। सिकंदर के जाने के बाद जो गोवा है ये पहला ऐसा एरिया बनता है जो किसी यूरोपियन व्यक्ति के कंट्रोल में जाता है, जो कि पुर्तगाली छीनते हैं गोवा को बीजापुर के सुल्तान से 1510 में। तो इस वजह से ये 3 कामों की वजह से क्या होता है कि अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का भारत में रियल फाउंडर या फिर रियल संस्थापक, वास्तविक संस्थापक के तौर पे देखा जाता है। ठीक है। और अल्बुकर्क ने एक सोशल रिफॉर्म भी किया था, बिकॉज अब आप यहाँ पे एस्टेब्लिश होने लगे हो। तो अल्बुकर्क का ये चाहता था ये कि क्योंकि क्या था कि इनके सोल्जर्स जो थे, सोल्जर्स के माइंड में हमेशा ये रहता था कि अभी हमारी फैमिली हमारे देश में है, हम तो फॉरेन लैंड में हैं। तो उनके मन में हमेशा ये रहता था कि हमें अपने घर पे वापस जाना है, हमारी फैमिली देखनी है। वो सारी चीज़ें जो थी उनको कंट्रोल करने के लिए अल्बुकर्क क्या करता है कि इनके मन में वापस जाने की डिज़ायर ना बनी रहे। तो उस डिज़ायर को ख़त्म करने के लिए अपने जो भी सोल्जर्स थे उनको बोलता है कि आप लोकल जो भी महिलाएं हैं, इंडियन फीमेल्स हैं, इनसे आप शादी कर सकते हो। वो अलाउड कर देता है। तो इससे क्या होता है कि इनकी परमानेंट फैमिली यहाँ पे बन जाती है। तो फिर उनका कोई जाने का सीन नहीं रहता है, वो इंडिया को ही एज ए अपना घर देखने लगते हैं। तो फिर यहाँ पे वो परमानेंटली सेटल होना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि 2 पर्पज़ थे इसके। एक तो क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन बढ़ेगी, दूसरा क्या है कि पोर्टुगीज़ की पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो हमें सोल्जर्स रिक्रूट करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ना ही हमें अपनी कंट्री से वापस सोल्जर मंगाने पड़ेंगे। इस पर्पज़ से ये किया जाता है। जैसे कि हम देखते भी हैं, आज भी हम गोवा में देखते हैं तो काफ़ी जो व्यक्ति हैं वो मिक्स्ड पर्सन्स हम कह सकते हैं होते हैं। तो फ्रेंड, ये हो गया अल्बुकर्क के बारे में। और अब हम बात करते हैं, और हाँ, अल्बुकर्क ने इसी वजह से, क्योंकि इंडियन फीमेल से शादी करना अलाउड कर दिया था, तो जो सती सिस्टम था भारत में, जो एक हमारे भारत की एक काफ़ी ख़राब परंपरा थी सती सिस्टम, जिसको अल्बुकर्क ने अबॉलिश कर लिया था। मतलब कि जितने एरिया में अल्बुकर्क का कंट्रोल था उतने एरिया से सती सिस्टम को वो ख़त्म कर देता है, बैन कर देता है। तो ये एक अच्छा सोशल रिफॉर्म था, अच्छा इनिशिएटिव था। ऑल्दो हमारे भारत के लोगों को उस समय पे ये गलत लगा था, क्योंकि हमारे भारत के जनमानस में ये चीज़ थी कि उस टाइम पे सती सिस्टम को बहुत ही एक प्राउड की चीज़ मानते थे, एक सही चीज़ माना जाता था। इसलिए इंडियंस को लगता है कि ये हमारी परंपरा में इंटरफ्रेंस कर रहे हैं। बट आई थिंक ये सही था, एंड आपको भी सही लगता होगा, क्योंकि महिलाओं की सम्मान की रक्षा करना, उनकी जो भी इच्छा है उसका सम्मान करना भी आवश्यक होता है, बिकॉज वो भी एक इंडिविजुअल है। तो उनकी भी अपनी कुछ डिज़ायर्स होती हैं, उनको रिस्पेक्ट करना एज ए ह्यूमन बीइंग, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो सती सिस्टम को अल्बुकर्क हटा देता है। इसके बाद हम एक और गवर्नर के बारे में बात करेंगे। तो पुर्तगालियों का एक, फ्रेंड्स अब ये सीक्वेंस में नहीं है, क्योंकि अल्मीड़ा के बाद अल्बुकर्क आता है, लेकिन फिर बीच में 1-2 गवर्नर्स आते हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम केवल उनको देखेंगे जिन्होंने कुछ बड़ा काम किया है, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसे बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। अगर हम हर एक व्यक्ति पे डिस्कशन करेंगे, केवल उन पे डिस्कशन किया जाता है जो कुछ अच्छा काम करके गए हैं, या फिर मतलब अच्छा या बुरा जो भी हो, बट उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई, काफ़ी ब्रॉड लेवल पे चेंजमेंट आते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। तो अगला जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है नीनो डी कून्हा।
नीनो द कुन्हा जो है ये 1529 में आता है। अभी फ्रेंड्स इसमें आप कंटेम्प्रेरी सिचुएशन देख लो भारत में क्या है। 1529 तक आते आते क्या होता है कि जो विजयनगर एम्पायर था उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगेगा। और भारत में अगर हम उत्तर भारत में देखेंगे नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में 1526 में बाबर एंटर कर चुका है। बाबर ने मुगल साम्राज्य स्टैब्लिश कर दिया है 1526 में। अब पुर्तगालियों का डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा नीनो दे कुन्हा के बाद। क्यों? क्योंकि अब इसके आसपास जो भी पुर्तगालियों के सेटलमेंट्स थे, जैसे गोवा इनका जो इम्पोर्टेंट सेंटर था, ठीक है, इसके आसपास क्या है, विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हो जाएगा, मराठास का राइज देखेंगे फिर हम, ठीक है। और बीजापुर, गोलकोंडा, ये भी 5 अलग अलग टेरिटरीज बन गई, तो इन फाइट वगैरह होती रहती थी, तो इस वजह से इनके लिए सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। दूसरा क्या है कि इनकी पॉलिसीज़ इतनी ख़राब थी कि ये कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहले इनका ये मोटिव था पुर्तगालियों का कि केवल अरबी लोगों से चिढ़ते थे, तो जो इस्लामिक पीपल है उनको ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन बाद में जब ये 1539 में नीनो दे कुन्हा क्या करता है कि जो पुर्तगालियों का जो हेड क्वार्टर था, हेड क्वार्टर मतलब कह सकते हैं जो मेन सेंटर जहाँ से सारी चीज़ें इनकी कंट्रोल होती थी, वो कोचीन से हटा के गोवा में ले आता है 1530 में गोवा स्टैब्लिश कर लेते हैं अपना हेड क्वार्टर। इस वजह से फिर क्या होता है कि अब जब इन्होंने अपना जितना भी कंट्रोल एरिया था वहाँ पे फोर्स कन्वर्जन स्टार्ट कर दिया। अभी तक केवल इस्लामिक जो अरबी लोग थे उनको कन्वर्ट कर रहे थे क्रिश्चियनिटी में, अब ये हिंदुओं पर भी इसी तरह की पॉलिसीज़ यूज़ करने लगेंगे। तो ये इनकी जो रिलीजियस हार्श पॉलिसीज़ थी ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पोर्टुगीज़ के डिक्लाइन में, क्योंकि मुग़ल एम्परर भी इनको सपोर्ट नहीं करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि अकबर, जहांगीर ये बहुत ही लिबरल माइंडसेट के पीपल थे, क्योंकि भारत में हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी रही हैं, तो जो रूलर है उसको दोनों को ही सेम फॉर्म में ही देखना होगा, तभी तो वो रूल कर पाएगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप अपनी 50% पॉपुलेशन को, 30% पॉपुलेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसी वजह से मुग़ल एम्परर का इन्हें सपोर्ट मिलता नहीं है, इनकी जो हार्श रिलीजियस पॉलिसीज़ है इस वजह से। दूसरा, हमने देखा कि अलग अलग काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो पीपल हैं उनका राइज़ होने लगता है इनके आसपास, जैसे कि मराठास हो गए। विजयनगर एम्पायर के टूटने से कई छोटी छोटी डायनेस्टीज़ बन जाती हैं, तो इस वजह से इनका डिक्लाइन होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, काफ़ी बड़ी हो जाएगी नहीं तो वीडियो। इस कहानी को आप सुनिए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आपको कहानी कैसी लगी, और कुछ चीज़ें अगर आप और जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में आप बता सकते हैं फ्रेंड्स। और अगले एपिसोड में हम आगे देखेंगे कि किस तरह से पोर्टुगीज़ के डिक्लाइन के साथ ही जो बाकी की यूरोपियंस पावर्स हैं, जो अंग्रेज़ हैं, जो यूके के अंग्रेज़ हम बोलते हैं, फिरंगी भी बोलते थे हम, और जो नीदरलैंड के हैं कंपनी बनती है, डेनिश, डच, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारी कंपनीज़ का आना हम देखेंगे हमारे अगले एपिसोड में। फिर इन सारी कंपनीज़ के आने के बाद इनमें जो टसल होगा, इनमें आपस में जो लड़ाइयाँ होंगी भारत के ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, उस पर बात करेंगे। और फिर किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इन सारे कॉम्पिटिटर्स को ख़त्म करके अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करती है, अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करती है भारत के व्यापार पे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आती है तो शेयर भी कीजिएगा। Thank you friends. Thanks for giving me your valuable time. Bye bye. Very soon we will meet in episode 3. Thank you.